स्केरी स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आपको डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। यदि आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आपके लिए डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। अगर आप अपनी बीती हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें यहां से अपनी कहानियां भेज सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ। मेरा नाम विनय है। आज मैं अपनी जो बीती आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ 3 साल पहले हुई थी। तो बात ऐसी थी कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और मुझे काम के सिलसिले में कई जगह जाना पड़ जाता था। मेरी नई शादी भी हुई थी। मेरी पत्नी का नाम शांति है। हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और हम दोनों बहुत खुश थे। एक दिन कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीने के लिए मेरी सूरत में पोस्टिंग कर दी। शहर नया था तो मैंने अपनी पत्नी को भी साथ ले जाने के बारे में सोचा। शांति बहुत खुश थी। हमें रहने के लिए कंपनी ने जो फ्लैट दिया था उसमें हम लोग रहने चले जाते हैं। पर हमें ये पता नहीं था इनकी ये हमारी जिंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला था। फ्लैट पहुंचते ही हमने अपना सामान सेट किया जो हम अपने शहर से साथ लाए थे। दिन भर हमने सूरत के कई जगहों की सैर की और शाम को फ्लैट लौटते ही हम दोनों ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। वो फ्लैट 2 BHK का था तो इसमें कुछ ज्यादा खास समय भी नहीं लगा। हम दोनों नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगे। हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में मेरी नींद खुलती है। मैं पानी पीने के लिए उठता हूँ। जब मैं पलटकर जब अपनी पत्नी शांति की तरफ देखता हूँ तो मुझे वहां शांति कहीं भी दिखाई नहीं देती। थोड़ी ही देर बाद मेरे गले पर 2 हाथ पीछे से ऊपर आते हैं। मैं डरता हुआ देखता हूँ तो पीछे शांति खड़ी रहती है। शांति ने बोला, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम गई थी। तुम क्यों जगे हो? मैं बोला, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगा था। फिर हम दोनों फिर से सो जाते हैं। सुबह उठकर शांति हम दोनों के लिए नाश्ता और खाना तैयार करती है। मैं ब्रेकफास्ट करके अपना टिफिन लेकर काम पर चला जाता हूँ। शांति फ्लैट में अकेली होती है। वो सोचने लगती है कि चलो जो बाकी का काम है उसे ही कर लेती हूँ। वो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की ओर जाती है। फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहां से चली जाती है और कुछ बेकार सामान जो फ्लैट में था उसे बाहर निकाल कर रख देती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में थे ही नहीं। वो घबरा गई और कपड़ों को इधर उधर ढूंढते हुए बेडरूम में पहुंचती है। वहां वो सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर बिखरे हुए थे जो शांति ने वॉशिंग मशीन में डाले थे। वो इस सब से काफी डर जाती है। शाम को जब मैं वापस आया तो उसने मुझे ये सारी बातें बताई। मैं इसे वहम समझकर टाल देता हूँ और उसे स्पेशल फील कराने के लिए उसके लिए डिनर तैयार करता हूँ। डिनर के बाद हम दोनों बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी मुझे रात को किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाजें सुनाई देने लगती है। मैं झटपट उठ जाता हूँ और अपनी धुंधली आंखों को मलकर इधर उधर देखता हूँ। मैं कुछ ऐसा नजारा देखता हूँ कि मैं डर के मारे बिस्तर से नीचे गिर जाता हूँ। मैंने देखा कि बिस्तर पर शांति के बगल में एक काला साया खड़ा है। मैं बिस्तर के पास रखे जग से अपनी आंखें धोता हूँ और फिर से देखता हूँ तो वहां कोई नहीं था। मुझे लगता है कि काम की थकान के कारण से मुझे ये भ्रम हो रहा है। लेकिन इसी तरह 5 दिन बीत जाने के बाद अब हम दोनों इसी तरह कई बार डर का सामना कर चुके थे और अब इसे भ्रम मानना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। फिर एक रात जब हम दोनों अपने बिस्तर पर सोए हुए थे, आधी रात को अचानक बिस्तर हिलने लगता है। हम दोनों की नींद खुलती है। पहले शांति उठती है तो देखती है कि सब कुछ शांत था।
फिर जब शांति चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है तो कोई उसका बाल पकड़कर उसे बिस्तर के नीचे खींचने लगता है। शांति चिल्लाने लगती है तो उसकी आवाज सुनकर मैं जाग जाता हूँ और मैं बिस्तर से नीचे उतरकर शांति को देखता हूँ। मैं उसे देखते ही डर जाता हूँ। मैंने देखा कि शांति बिस्तर के नीचे से मेरी तरफ देख रही है और किसी ने शांति का सिर जमीन पर दबाया हुआ है। मैं फोन की फ्लैशलाइट जलाता हूँ तो वहां पर कोई नहीं रहता। फिर मैंने शांति को बाहर निकाला। हम दोनों इस घटना से बहुत डर जाते हैं। मैं और शांति अब इस कमरे से भागने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे का पास खड़ा हुआ था। हम दोनों की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। तभी मैं उसकी तरफ अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी करता हूँ, लेकिन फोन में फुल चार्ज होने के बावजूद लाइट अचानक से काम करना बंद कर देती है। इस दौरान मैं देखता हूँ कि शांति मेरे बगल में नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि शांति तो दरवाजे के पास खड़ी थी और डरते हुए इशारे में कहती है कि वो तुम्हारे पीछे है। पीछे पलटते ही मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगता है, जिससे मैं जमीन पर गिर जाता हूँ। उसके बाद कमरे का सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। हमें काफी चोटें भी आई। उतने में दरवाजा मैं खुद को घसीटते हुए दरवाजे तक पहुंचकर दरवाजा खोल देता हूँ। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर की ओर भागे। तभी हमें पीछे से एक जोर का धक्का लगता है। वो धक्का इतना जोरदार था कि जिससे हम सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। हम तुरंत सीढ़ियों से भागते हुए बिल्डिंग के बाहर पहुंचे। हमने उस फ्लैट की तरफ देखा तो पाया कि कोई साया उस फ्लैट की खिड़की पर खड़ा था, जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है और अब फ्लैट की लाइटें भी बंद हो जाती है। अब हम जान गए थे कि वो फ्लैट हॉन्टेड था। अब हम एक पल भी उस फ्लैट में नहीं रह सकते थे। हमने अपना सामान वहीं छोड़कर होटल में रहने लगे। कुछ दिनों बाद मैंने कंपनी में बात करके अपनी ट्रांसफर करवा ली और मुड़कर कभी दोबारा इस शहर की ओर नहीं देखा। जब भी ये हादसा हमें याद आता है तो ये हमारे रातों की नींद तक उड़ा देता है। तो ये थी आज की पहली कहानी। आए अब चलते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम विपिन यादव है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मुझे पौराणिक कथाएं सुनना और पुरानी इमारतों को देखना अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही रोमांचक सफर पे निकल पड़ा हूँ, जहाँ मैं दूर दराज के इलाकों को करीब से देखने जाता हूँ। ये जो मेरी कहानी आप अभी सुनने जा रहे हैं, वह मेरे साथ 2 साल पहले की जनवरी महीने में घटी थी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। जैसे ही मेरी बुलेट डाक बंगले की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर उतरी, पूरा जंगली क्षेत्र डूब डूब की आवाज से दहल गया। सूरज डूबने लगा था। लंबी परछाइयां डालते हुए पेड़ों के माध्यम से नारंगी प्रकाश छन गया। देवदार और बलूत की महक से हवा भरी थी और पेड़ों की छांव में जमीन पर अभी भी बर्फ थी। क्षितिज में कुमाऊं गढ़वाल और नेपाल हिमालय का पूरा शानदार दृश्य था। हवा में हल्की सी झंझनाहट और एक नए रंग का साइन बोर्ड किलिब्री फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में हमारे स्वागत की घोषणा करता है। मैं प्राचीन काल के भवनों के प्रति हमेशा आकर्षित रहा हूँ, जिन्हें अब फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के रूप में जाना जाता है। कभी वो अंग्रेज अफसरों द्वारा उपयोग में लिए जाते थे। उनकी वास्तुकला, दूरस्थ जगह पर होने और रमणीयता मुझे अपनी ओर खींचती है। और कई कहानियां जो इन जैसे स्थानों से जुड़ी होती हैं, जो मेरी कल्पना को दंग कर देता है, जैसे घोड़े की पीठ पर सवार या पैदल ब्रिटिश अधिकारियों की कठिन यात्राएं, यहाँ से गुजरते हुए वे पेडलर्स, जेंटलमैन शिकारी या एडवेंचरर की कहानियां। मेरा आकर्षण मुझ पर हावी हो गया और मुझे उत्तराखंड के कुमाऊं में नैनीताल डिवीजन में अपना खुद का एक छोटा सर्किट करने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली से पहाड़ियों तक 6 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद किलिब्री ने निराश नहीं किया। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ एक सुंदर देवदार का जंगल व्याप्त है और एक चित्र परिपूर्ण दृश्य शांति से भरा है। 1890 में किसी समय बनाया गया एक ऐसा दूरस्थ बंगला जो कि एक रिज के शीर्ष पर स्थित है।
रिनोवेशन के विभिन्न चरणों के गुजरने के बाद बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन इसमें अभी भी गुजरे हुए समय की छाप है। समय के इन अकेले पहरेदारों के भयानक माहौल से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसने रुडयार्ड किपलिंग जैसे महान लेखकों की कहानियों के लिए एकदम सही सेटिंग प्रदान की। लगभग 1840 के दशक के मध्य में अंग्रेजों ने देश भर में चरणों में मेल या डाक प्रसारित करने के लिए डाक बंगलों की स्थापना की थी। ये डाक बंगले यात्रियों के विश्राम स्थल के रूप में भी काम करते थे। एक छोटे से शुल्क के लिए यात्री किसी भी कोच, नाव या डाक ले जाने वाली गाड़ी में अपनी सीट बुक कर सकता था और डाक बंगले पर अपने रास्ते में आराम कर सकता था जहां मेल रुकता था। हालांकि अब इन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा रेस्ट हाउस के रूप में काम में लाया जाता है। कोई भी व्यक्ति एंट्री भरकर यहां आ सकता है। जब मैं इस डाक बंगले तक पहुंचा, तो रजिस्टर में आखिरी एंट्री लगभग 1 साल से भी पहले की थी। ये देखकर मैं भी खुश था कि इस सुंदर जगह की शांति बरकरार बनी रहती है। अब मैं कमरे में सामान लगाकर थोड़ी बहुत सफाई करके बिस्तर पर गया। मेरा मन भूतों और अलौकिक प्राणियों की कहानियों में भटकने से नहीं रोक सका, जो इन पुराने डाक बंगलों में रहते थे। अंगीठी में चटकती आग ने आराम का एहसास कराया, लेकिन जगह का भयानक माहौल अभी भी कायम था। अचानक मैंने खिड़की के बाहर एक हल्की सरसराहट की आवाज सुनी। मैं कान लगाकर सुनने के लिए उठ बैठा। आवाज तेज हो गई और मैंने महसूस किया कि यह पास के देवदार के जंगल से आ रही थी। मेरा दिल दौड़ रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह कोई हानिरहित जानवर होगा जो भोजन खोज रहा है, लेकिन जैसे जैसे आवाज करीब आती गई, ये स्पष्ट होता गया कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। सरसराहट अचानक बंद हो गई और मैंने जंगल से एक धीमी गुर्राहट सुनी। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा शरीर डर के मारे तन रहा है, और मैंने कंबल को अपने चारों ओर कस लिया, आवाज को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये किसी काम का नहीं था। गुर्राने की आवाज अब और जोर से और अधिक खतरनाक हो गई, मानो जीव करीब और करीब आ रहा हो। तभी मुझे दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैंने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि अचानक ही दरवाजे की कुंडी बाहर से घूम गई। मैं डरावने रूप से दरवाजे को चरमराहट से खोलते हुए देख रहा था। अंधेरे में डूबी एक आकृति मेरे सामने आ रही थी। एक पल के लिए मैं हिल नहीं सका। मैं डर से जम गया था। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन फिर आकृति चिमनी की रोशनी में आगे बढ़ी। यह एक फटी सी और मैले कुचैले गाउन में सजी एक महिला थी। उसकी आंखें धंसी हुई और भूतिया थीं। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई। महिला धीरे धीरे मेरे पास आई, और जैसे जैसे वह करीब आती गई, मुझे बहुत तेज सड़न और सड़ांध की बदबू आने लगी। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, और मैं उसके पीले और टूटे दांतों को देखकर घबरा गया। उसकी आवाज मानो ऐसा लग रहा था जैसे वह नरक की गहराई से आ रही हो। वह बोली, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने फुफकारा। ये जगह मरे हुओं की है। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर नहीं चल रहे थे। उस महिला ने मेरी बाह को छुआ और मुझे अपने भीतर एक ठंडी ठंडक महसूस हुई। जैसा उसने किया, मैंने उसके पीछे छाया में कुछ हिलते हुए देखा, कुछ ऐसा जो डरवानी लाल आंखों वाली एक छायादार आकृति की तरह लग रहा था। एक चीख के साथ मैं कमरे से बाहर निकल गया और अंधेरे में चला गया। भागते समय मैं अपने पीछे उस महिला की हंसी सुन सकता था, और मुझे पता था कि मैं किलिब्री फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में वास्तव में भयानक और अलौकिक ताकतों का गढ़ था। मैं अपनी बुलेट बाइक तक पहुंचा और अपना सामान छोड़कर जंगल से बाहर की ओर भागा। अगले दिन केयरटेकर की अगुवाई में मैंने अपना सामान इकट्ठा किया और उन्हें धन्यवाद करके मैं वहां से चला गया। तो ये थी आज की आखिरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कुछ और रोमांचक कहानियों के एक नए सफर में। तब तक के लिए स्टे घोस्टली।